साथियों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार जैन, एसोसिएट प्रोफेसर और निदेशक शिक्षा विद्यापीठ वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, एक बार पुनः आप सभी के साथ शिक्षा मनोविज्ञान की एक नई इकाई के साथ चर्चा करने हेतु यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। पिछली विभिन्न चर्चाओं की श्रृंखला में आज हम एक नई इकाई, नए विषय को लेकर यहाँ पर चर्चा करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि बुद्धि, ये जो शब्द अपने आप में एक व्यापक अनुभूति देता है और मनुष्य को समझने में इस शब्द की जो प्रतीति है वही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण साबित होती है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मनोविज्ञान का ज्ञाता है या नहीं है, लेकिन उसके पास बुद्धि शब्द उसके शब्दकोश में अवश्य है और वह चाहे पढ़ा लिखा है या नहीं है, लेकिन शब्द का इस्तेमाल अवश्य करता है। अब एक अध्यापक होने के नाते हमें उस लेमैन का जो नॉलेज है और हमारा जो शिक्षा मनोविज्ञान का जो ज्ञान है वो किस तरह से फ़र्क करता है और हमें क्या अतिरिक्त ज्ञान होना चाहिए ताकि जो बालक विद्यालय में हमें मिलते हैं उन बालकों को हम समझ सकें, उसकी बुद्धि को हम समझ सकें, बुद्धि किस तरह से काम करती है उसको समझ सकें। दोस्तों, हमने वंशानुक्रम और वातावरण की एक महत्वपूर्ण इकाई पर चर्चा पूर्व में की है और वहाँ पर भी हमने देखा है कि वंशानुक्रम को 4 कारक प्रभावित करते हैं: बुद्धि, स्वभाव, चरित्र और शारीरिक विशेषताएं। तो बुद्धि तो उसको वंशानुक्रम से मिली है, लेकिन आगे मनोवैज्ञानिकों ने ये साबित करके अपने प्रयोगों के द्वारा ये सिद्ध किया है कि बुद्धि वातावरण के अनुसार विकसित होती है। इसलिए भी हमें समझना है कि एक तरफ तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं बुद्धि जन्मजात है और वातावरण के समर्थक मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि भले बुद्धि जन्मजात है लेकिन बुद्धि का विकास वातावरण के साथ होता है। इसलिए मनुष्य के जीवन यापन के लिए बुद्धि शब्द का अपने आप में एक महत्वपूर्ण योगदान है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम इसकी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, बुद्धि के संदर्भ में मनोवैज्ञानिक कहते हैं बुद्धि मनुष्य की वह योग्यता है जो उसे वातावरण के साथ अनुकूलित होने में सहायता करती है। बालक जैसे ही माता के गर्भ में अपना स्थान प्राप्त किया, वहां से उसने सीखना शुरू कर दिया, लेकिन यहां उसके पास कोई नया वातावरण नहीं है। वो 9 माह की अवधि वो माता के गर्भ में पुष्पित पल्लवित हो रहा है और जो सीखना है वो वहां सीख रहा है। लेकिन जैसे ही इसने इस दुनिया में, इस सृष्टि में जन्म लिया और यहां पर उसको एक नया वातावरण मिला और नए वातावरण में विभिन्न प्रकार के उद्दीपक मिले, विभिन्न प्रकार के तत्व, परिस्थितियां उसको मिली और हर परिस्थिति के साथ जूझना सीख लिया उसने। कोई अतिरिक्त सहायता हमने नहीं की। उसने मानव को अवलोकन किया, सबसे पहले अपनी माता का अवलोकन किया, माता के द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का अवलोकन किया। यद्यपि उसके पास शब्दकोश नहीं है, यद्यपि शब्दों की प्रकटीकरण उसके पास अभी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके भावों को, संवेगों को समझने की कला उसके पास वो जन्म से मिली। कहाँ से मिली? विचार कीजिए, समझिए वो बालक कैसे माता के द्वारा किए गए इशारे को समझकर अपनी प्रतिक्रिया देता है। उसको जानने की कोशिश कीजिए, उसके पीछे क्या कारण है, वो कौन सा तत्व है, वो कौन सी शक्ति है जो उसको ये योग्यता देती है। दोस्तों, वो शक्ति बुद्धि है जो जन्मजात उसे मिली हुई है। वह बुद्धि अगर ना होती तो शायद वह बालक उस वातावरण के साथ अनुक्रिया कर ही नहीं पाता, अपने आप को समायोजित कर ही नहीं पाता, अपने आप को अनुकूलित कर ही नहीं पाता। इसलिए मनोवैज्ञानिक कहते हैं बुद्धि मनुष्य की वह योग्यता है जो उसे वातावरण के साथ अनुकूलित होने में सहायता करती है। जैसा वातावरण है उस वातावरण के अनुरूप वो अपने आप को वहां पर ढाल लेता है। अब एक फ्रीमैन बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए। उन्होंने व्यापक बुद्धि के संदर्भ में अनुसंधान किया और फ्रीमैन ये कहते हैं बुद्धि
4 प्रकार की योग्यताओं से संचालित होती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की योग्यताओं से संचालित होती है। पहली योग्यता सीखने की योग्यता, जिसको अधिगम की योग्यता भी कहते हैं, साधारण भाषा में सीखना शब्द भी कहते हैं। अधिगम की योग्यता, समायोजन की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता और समस्या समाधान की योग्यता। फ्रीमैन ये 4 प्रकार की योग्यताओं की बात करते हैं और वो कहते हैं कि जिस मनुष्य के पास ये 4 प्रकार की योग्यताएं सुचारू ढंग से कार्य करती हैं तो उसकी बुद्धि भी उसी प्रकार से कार्य करती है। इसलिए उनका यह मानना है कि बुद्धि इन 4 प्रकार की योग्यताओं से संचालित होती है, जिसमें सर्वप्रथम पहली योग्यता सीखने की योग्यता। बंकिंगम एक मनोवैज्ञानिक हुए, वो कहते हैं बुद्धि सीखने की योग्यता है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न। कितनी साधारण सी परिभाषा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां 2 समान नाम के मनोवैज्ञानिक हैं और कई बार परीक्षा में विद्यार्थी ये चूक कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं, बंकिंगम की जगह कन्निंगम लिख देते हैं और कन्निंगम की जगह बंकिंगम लिख देते हैं। देखिए दोनों नाम में ब और क का फर्क है ना। तो याद रखिएगा, ब से बुद्धि और ब से बंकिंगम। तो ब से जो आरंभ हुआ है वो कहाँ है? सीखने के संदर्भ में है, बुद्धि के संदर्भ में है। याद करने का तरीका है। तो बंकिंगम कहते हैं बुद्धि सीखने की योग्यता है। और मैंने अभी कन्निंगम का नाम लिया, कन्निंगम ने बुद्धि के बारे में बात नहीं की है, कन्निंगम ने पाठ्यक्रम के बारे में बात की है ना। तो ध्यान रखिएगा, जब हम कंट्रास्ट में याद रखते हैं तो हमारी जो मेमोरी है वो हमें मदद करती है कि कौन सी चीज़ किस तरीके से हमें याद रखनी चाहिए। इसलिए जब कहीं मिलती जुलती परिस्थितियां आए तो दोनों परिस्थितियों को अपनी स्मृति में लाना चाहिए और स्मृति में लाकर वो कंट्रास्ट की परिस्थितियां भी स्मृति में रखनी चाहिए, ताकि जब भी ऐसी परिस्थिति आए कि मैं भूल रहा हूं, गलती कर रहा हूं, तो कंट्रास्ट की जो लर्निंग एबिलिटी हमने बनाई है, वो योग्यता अपने भीतर हमने बनाई है, वो हमें मदद करती है और हमें वहां पर एक आत्मविश्वास देती है कि नहीं यही शब्द होना चाहिए, नहीं यही परिभाषा होनी चाहिए। इसी दृष्टि से मैंने आपको यहाँ 2 नाम स्मरण में कराए, बंकिंगम और कन्निंगम। बंकिंगम ब से बुद्धि, ब बंकिंगम। बंकिंगम ने क्या कहा? बुद्धि सीखने की योग्यता है। फिर डियरबॉन्ड एक मनोवैज्ञानिक हुए, वो कहते हैं बुद्धि अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। बुद्धि अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। कौन से अनुभव? इस दुनिया में जन्म लिया, जन्म लेते ही उसे अनुभव मिले, वातावरण मिला, वातावरण चाहे सुखद हो दुखद हो, अनुभूति मिली और वो सारे उसने अपने सेंसरी ऑर्गन से, जो उसकी इंद्रियां हैं, इंद्रियां भी, इंद्रियों का विकास भी माता के गर्भ में बालक का हो जाता है। और अगर इंद्रियों का विकास नहीं हुआ होता तो जन्म लेते ही वह दुनिया के साथ कोई अनुक्रिया कर ही नहीं पाता। इसलिए मनोवैज्ञानिक कहते हैं बुद्धि अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। तो जो अनुभव उसे मिले उससे उसके पास जितनी भी क्षमता है, इनबिल्ट उसके पास जो कैपेसिटी है, उसका वो लाभ उठाता है और उस लाभ उठाकर वहां पर वो बुद्धि के माध्यम से दुनिया के साथ अपने आप को अनुकूलित करता है। तो पहली जो योग्यता उसकी जो हुई, वह योग्यता कौन सी हुई? सीखने की योग्यता। किसने बताया? फ्रीमैन ने बताया। याद रखिए, फ्रीमैन ने क्या कहा? 4 प्रकार की योग्यताओं से संचालित होता है। पहला सीखने की योग्यता, अधिगम की योग्यता। दूसरा समायोजन की योग्यता, एडजस्टमेंट। अनुकूलन शब्द हम काम में ले रहे हैं, लगभग वही शब्द यहां पर हमें उसी प्रकार की शब्द की अनुभूति देता है, समायोजन की योग्यता। दुनिया में जैसी भी परिस्थिति हैं, उन परिस्थितियों के साथ मनुष्य अपने आप को अनुकूलित कर लेता है और जो मनुष्य उसके अनुरूप अपने आप को अनुकूलित कर देता है वह आगे के आगे निरंतर नई बातों को सीखता चला जाता है और बढ़ता चला जाता है। इसलिए समायोजन की योग्यता अगर बुद्धि के भीतर नहीं होती तो शायद दुनिया में मनुष्य अपने आप को स्थापित ही नहीं कर पाता। इसलिए समायोजन के संदर्भ में बर्ट कहते हैं, बर्ट एक मनोवैज्ञानिक हुए, वो कहते हैं बुद्धि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों में समायोजन करने की जन्मजात क्षमता है। जन्मजात उसको, क्योंकि बुद्धि की जो क्षमता है, जो शक्ति है, वो तो जन्म से ही मिली है। इसलिए बुद्धि अपेक्षाकृत
नई परिस्थितियों में समायोजन करने की जन्मजात क्षमता है। जितनी भी नई परिस्थितियां आएंगी उनके साथ वो अपने आप को एडजस्ट करेगा। कैसे करेगा? वो शक्ति जो ईश्वर प्रदत्त उसको जन्म से मिली है, बुद्धि। तो बुद्धि के भीतर ये दूसरी एक शक्ति होती है, समायोजन। समायोजन के संदर्भ में स्टर्न एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने आगे बुद्धिलब्धि का सूत्र भी दिया है। उन्होंने यहाँ पर कहा, बुद्धि जीवन की नई परिस्थितियों तथा समस्याओं के अनुरूप समायोजन की सामान्य योग्यता है। जैसी जैसी नई परिस्थितियां उसके सामने आती हैं, जैसी जैसी नई समस्याएं उसके सामने आती हैं, उन परिस्थितियों और समस्याओं के अनुरूप वो अपने आप को समायोजित करता है। इसलिए समायोजन की योग्यता के संदर्भ में स्टर्न की ये जो परिभाषा है वह भी एक महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। फिर तीसरी योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, टर्मन। जैसा हमने स्टर्न का नाम दिया, टर्मन का नाम भी जाना जाता है। बुद्धिलब्धि के संदर्भ में हम एक बार पुनः उनको याद करेंगे। टर्मन ने बुद्धिलब्धि का वर्गीकरण दिया, स्टर्न ने बुद्धिलब्धि के अनुपात को हमें समझाने का प्रयास किया। वही यहाँ टर्मन और स्टर्न की चर्चा हम कर रहे हैं। तो टर्मन कहते हैं, कोई व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान होता है जितनी उसमें अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट, सामने नहीं है, कोई भौतिक रूप में कोई वस्तु विद्यमान नहीं है, भौतिक रूप में कोई समस्या उसके सामने नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट की कल्पना कर लेगा, अपने स्मृति में ले आएगा और स्मृति में लाकर वो ऐसी कल्पना करके, ऐसा इमेजिनेशन करके और उसकी उस समस्या को विश्लेषण करके उसका समाधान करने की क्षमता रखेगा। और जिसके पास यह जितना अधिक है वह उतना ही बुद्धिमान माना जाता है। इसलिए टर्मन कहते हैं, कोई व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान होता है जितनी उसमें अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। और चौथी, समस्या समाधान की योग्यता। बर्ट एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए हैं, वो कहते हैं, बुद्धि में अच्छी तरह निर्णय करने, समझने तथा तर्क करने की योग्यता है। अच्छी तरह निर्णय करने, समझने और तर्क करने, क्योंकि प्रॉब्लम है सामने, प्रॉब्लम को एनालिसिस करेगा, लॉजिक अपना इस्तेमाल करेगा, समझने का प्रयास करेगा और किसी डिसीजन पर पहुंचेगा, यानी कि वो समस्या समाधान करने की स्थिति में आ गया। तो जिसके भीतर ये जो संज्ञानात्मक शक्तियां हैं, एक्चुअली ये तर्क करना, समझना, निर्णय करना, ये सब संज्ञानात्मक शक्तियां हैं। और वो संज्ञानात्मक शक्तियां जिसके पास अपना सुचारू रूप से काम कर रही हैं, इसका मतलब उसकी समस्या समाधान योग्यता यहाँ पर बहुत अच्छी है। इसलिए फ्रीमैन कहते हैं कि जिसके पास समस्या समाधान की योग्यता है तो बुद्धि उसकी भी अच्छी तरह से अपना भूमिका निभाएगी। इसलिए फ्रीमैन फिर वापस पुनः कहते हैं, 4 प्रकार की योग्यताओं से संचालित होती है। और अपने आप में अगर हम दुनिया में, व्यवहार में, आस पड़ोस में लोगों को देखें तो हमें ये चारों प्रकार की परिस्थितियां मनुष्य के व्यवहार के भीतर दिखाई पड़ेंगी। इसलिए इन 4 प्रकार की योग्यताएं, सीखने की योग्यता, समायोजन की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता और समस्या समाधान की योग्यता, इसी के आधार पर वेशलर नाम के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए। और वेशलर हमको कहते हैं, बुद्धि, वो व्यापक परिभाषा देते हैं, बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की एक सामूहिक योग्यता है। ऑब्जेक्ट सामने है, पर्पस है और पर्पस के अकॉर्डिंग वो लॉजिकल वहाँ पर थिंकिंग कर रहा है और एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को अनुकूलित कर रहा है, समायोजित कर रहा है और समस्या का समाधान कर रहा है। ये सारी छोटी छोटी योग्यताएं का संयुक्त मिश्रण किसी एक कार्य विशेष के रूप में, किसी आउटपुट के रूप में, किसी प्रोडक्ट के रूप में हमें जब दिखाई देता है तो हम कहते हैं बड़ा होशियार व्यक्ति है। दोस्तों, होशियार व्यक्ति तो हमारी एक अनुक्रिया है, हमारी एक प्रतिक्रिया है, लेकिन उस आउटपुट के पीछे कौन सी महत्वपूर्ण शक्ति कार्य कर रही है? दोस्तों, वो शक्ति है बुद्धि। इसलिए वेशलर ने ये जो परिभाषा दी है, इसलिए इसका नाम बुद्धि की व्यापक परिभाषा कहा गया है। और अपने आप में जब इस व्यापक परिभाषा की हम बात करते हैं तो बुद्धि को समझना बड़ा आसान हो जाता है। तो आज हमने बुद्धि क्या है उसको जानने की कोशिश की। जन्म लेते ही बालक के पास जो बुद्धि नाम का जो तत्व है वो किस तरह से अपनी भूमिका निभाता है, बुद्धि को कौन कौन सी प्रकार की योग्यताएं संचालित करती हैं और किस तरह से उनकी भूमिका होती है और कैसे उसकी सहायता से वो अपने आप को अनुकूलित करता है, उसको हमने समझा। और वेशलर ने जो एक व्यापक परिभाषा बुद्धि की
हमारे सामने प्रस्तुत की है, उसको समझकर हमने ये जाना कि बुद्धि कितना महत्वपूर्ण तत्व, महत्वपूर्ण शक्ति मनुष्य के व्यक्तित्व में है। अगर ये नहीं होती तो कल्पना कीजिए मनुष्य कैसे जीवन यापन करता। इसलिए एक अध्यापक के रूप में इस व्यापक शब्द को हमें बहुत अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता थी। इसी अपेक्षा के साथ आज की इस चर्चा को मैंने आगे बढ़ाया था। दोस्तों, आपको यह चर्चा एक अध्यापक के रूप में अपनी भूमिका निभाने में सार्थक सिद्ध होगी, उसी अपेक्षा के साथ धन्यवाद।